यो मैम। बेटा उसको जल्दी भर देना, जल्दी गुड भरोगे। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो आपका जल्दी गुड से इवनिंग एक मैम। गुड इवनिंग ऑफलाइन टेस्ट हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाता है कि कितने बच्चे पढ़े हैं। वो इसलिए नहीं होता देखने के लिए कि तुम्हारे पूरे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। पूरे मार्क्स अगर तुम्हारे आ रहे होते तो तुम ट्यूशन लेते ही क्यों, है ना। ऑब्वियसली कहीं कमी है, हेल्प चाहिए तभी पढ़ रहे हो। पर वो इसलिए है कि आपके पता चल जाएगा भी कितने बच्चे मेहनत से कर रहे हैं। जैसे हर बार प्रीति मेहनत से पेपर करके आती है संडे को, है ना, लेकिन कोई और बच्ची है जो चीटिंग करके पेपर करके आती है। अब प्रीति और उस बच्ची के भी डाउट्स है, लेकिन उस बच्ची के डाउट्स के चक्कर में प्रीति के डाउट डिले हो रहे हैं। उसका क्या फायदा, वो दूसरी वाली बच्ची तो फिर चीटिंग ही कर रही है ना। फिर वो बच्चे ने तो एंड में कुछ नहीं करना है, उसने चीटिंग ही करना है। तो इससे अच्छा है कि फिल्टर हो जाए। तो ऑफलाइन टेस्ट से फिल्ट्रेशन अच्छी हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन से बच्चे मेहनत से पेपर कर रहे हैं। फिर उन बच्चों पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है। अभी हमारा सिलेबस खत्म होगा ना, फिर टाइम आएगा जब हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब आपका इतना रिवाइज हो जाएगा ना, फिर हम लोग क्लासेस ले सकते हैं आपके डाउट के ऊपर। फिर उस टाइम पे जो बच्चे पूरा साल पेपर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तो तब से कोशिश कर रहे हैं, फिर उनकी मर्जी के हिसाब से डाउट क्लास लग जाती है। जैसे अगर पूजा बोले कि मैम मेरे को लैक ऑपरेंट समझ नहीं आता, तो हम डाउट क्लास में पहले लैक ऑपरेंट करेंगे, लिटरली सेंड यू कि भाई कल डाउट क्लास है, तुम बताओ तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंडली वो हो जाता है, फिर डाउट क्लासेस बहुत अच्छी पढ़ाई होती है फिर। तो इसलिए थोड़ा फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है, ताकि जो भाई चीटिंग ही करनी है जिन्होंने, गुड फिर उनको इवनिंग मैम। हटा के एटलीस्ट गुड इवनिंग उन बच्चों पे फोकस कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो अपने ना, अगर नहीं भरा है प्लीज भर देना, ताकि उसमें डिले ना हो। आपका वो टेस्ट होगा ना, फिर हम आगे के स्टेप में जाएंगे, राइट। यो 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 मैम। यो तो मैम। चैप्टर वही है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। अभी भी ऑब्जेक्टिव हमारा वही चल रहा है। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एबायोटिक फैक्टर एंड रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होपफुली आज हम इसमें काफी आगे तक पहुंच जाएंगे, राइट। ओके। यो मैम। तो हम लोग लास्ट फैक्टर पे पहुंचे थे, दैट वाज सॉइल, है ना। सॉइल पढ़े। यो मैम। आपको एक होमवर्क दिया था कि डीपेस्ट वाटर में कौन सा एलवी मिलता है, रेज योर हैंड। गुंजन, कौन सा एलगी मिलता है बेटा। मैम रेड एल्गी। रेड एलगी, वेरी गुड, शाबाश। एंड नीलम, रेड एलगी क्यों मिलता है, क्या होता है उसमें, कौन बताएगा रेड एलगी क्यों मिलता है। रिया, तुम बताओगी। मैम क्योंकि वो ग्रीन लाइट का एब्जॉर्ब करके, वो वेवलेंथ ग्रीन लाइट जो रेड एलगी जो होती अंदर है तक ना, जाती है। हाँ सही बोले, गुड। रेड एलगी जो होती है, ठीक है, एलगी इज अ प्लांट व्हिच इज अ व्हिच कैन डू फोटोसिंथेसिस। तो रेड एलगी के बाद एक पिगमेंट होता है, इसके पिगमेंट को अपन क्या बुलाते हैं, फाइको इरिथ्रिन। हाँ, फाइको इरिथ्रिन कैन कैप्चर अ कौन सी लाइट, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन लो वेवलेंथ लाइट। लो वेवलेंथ की लाइट नीचे तक चली जाती है, हाई वेवलेंथ की नहीं जा पाती। तो लो वेवलेंथ की जो ब्लू ग्रीन लाइट है ना, उसको रेड एलगी कैप्चर कर लेती है और फोटोसिंथेसिस कर लेती है, ठीक है। आंसर मिल गया, है ना। जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन्होंने ये चीज आपको अब आपकी प्लांट किंगडम से कंपेयर हो जाएगी, है ना, वहां पे भी ये चीज मेंशन है। चलो, सो रेड एलगी हम याद कैसे रखते हैं, इसका पिगमेंट हम याद रखते हैं क्योंकि ये रेड कलर रहता है ना, तो हमें याद रहता है ना, एरिथ्रोसिन, एरिथ्रोसाइट, यो मैम। एरिथ्रोसिन रेड का नाम होता है। तो एरी वर्ड से हमें याद रह जाता है कि रेड पिगमेंट है ये नीट का क्वेश्चन है, पिगमेंट्स पूछते हैं आपसे। ओके डन है। यो मैम। तो हम पढ़ रहे थे एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक कंपोनेंट जो हमारे इकोसिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है, दैट इज टेम्परेचर। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, वाटर। वाटर। तो वो एनिमल वेरी वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में रह सकते हैं, हम उनको क्या बुलाते हैं, तीनों। मैम यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन, यस। स्टीनो नहीं बेटा, देखो स्टीनो से ऐसे याद रखना, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब समझते हो, मैम बीच जैसे में। नहीं, नहर। स्टीरियो था बोलो। स्टीरियोटाइप मतलब एक फिक्स सोच है, उसको अभी तक बदला नहीं गया, वो स्टीरियोटाइप है, बहुत ही नैरो सी सोच होती है ना, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन इंजीनियर्स लड़कियां भी होती है,
ये स्टीरियोटाइप है कि ये लड़के अच्छा कुक नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छे शेफ लड़के भी होते हैं। ये स्टीरियोटाइप है कि घर में गेस्ट आएंगे तो लड़कियां किचन में काम करेगी पर लड़के डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे। ये स्टीरियोटाइप है सोसाइटी का, लेकिन अब वो ब्रेक हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों किचन में काम कर सकते हैं, दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं है ना लड़की सर्व करे, लड़का भी तो खाना सर्व कर सकता है। राइट, जब घर में रात को डिनर करते हो तो जरूरी थोड़ी है कि लड़की ही प्लेटें लगाए, लड़का भी तो प्लेट लगा सकता है ना खाने की। तो ये जो स्टीरियोटाइप है मतलब छोटी सोच है कि ऐसा ही होता है, लेकिन हमें अपने घर से तो चेंज करना होता है। इफ यू वांट कि आप कहीं जाओ और आपको इज्जत से ट्रीट किया जाए तो पहले वो घर से स्टार्ट होता है। कि पहले घर पे ही स्टार्ट होगा कि बच्चे अगर बेटा और बेटी दोनों है तो दोनों से वैसे ही काम कराया जाए। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो वो खाना बना रही है तो लड़का भी तो बना सकता है ना, आप उसको सिखा दो जैसे आपने लड़की को सिखाया था। तो स्टीरियोटाइप मतलब छोटी पुरानी सोच, पुरानी सोच गलत सेंस में, अच्छे सेंस में नहीं। पुरानी सोच ये भी कहती है कि आप अपना काम खुद से करें, दैट इज अ गुड सोच। तो जो गलत वाली सोच है उसको स्टीरियोटाइप, तो स्टीरियो से स्टीनो याद रख लेना, स्टीनो मतलब नैरो, नैरो वाली रेंज। ठीक है, रह जाएगा याद। यो यो मैम। चलो अब हम प्रैक्टिस करेंगे सॉइल। सो इसको पढ़ते हैं, बोरिंग हो जाए मुझे बता देना। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की नेचर कैसी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, वेरी करती है हर जगह। हिमाचल में जो मिट्टी मिलती है वो चंडीगढ़ में मिट्टी नहीं मिलती, और जो यहाँ साउथ में मिलती है वो उस साइड नहीं मिलती। तो हर जगह की मिट्टी अलग है, सॉइल अलग है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट पे बहुत मैटर करता है। फिर जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ की मिट्टी आपको थोड़ी गीली टाइप की मिलेगी, जहाँ सूखा पड़ा रहता है वहाँ की मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। द वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग मतलब टूटना, ठीक है, टूटना। तो मिट्टी किसके टूटने से बनती है? रॉक्स। हम्म, रॉक्स। रॉक की वेदरिंग से मिट्टी बनती है, तो डिपेंड करता है ना रॉक किस मटेरियल का है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, और हाउ सॉइल डेवलपमेंट अगर, ये भी डिपेंड करता है किसी मिट्टी पे कि वो कहीं और से लाके तुम उस एरिया में डाली थी या फिर वो वहीं के पत्थरों से टूट के बनी है। तो ये सब बता रहे हैं कैसे सॉइल बनती है, डिपेंड करता है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस पत्थर से बनी है एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसा खास नहीं बताया इन्होंने पेपर के पॉइंट से। Various characteristics of a soil such as soil composition, grain size and aggregations determine the percolation and water holding capacity of the soil। ये क्या बोल रहे हैं? percolation, percolation मतलब pass through it। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सोइल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सोइल की कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन समझते हो कि वो किससे मिलके बनी है ना? आपने कभी पहले ज्योग्राफी में 10th तक पढ़ा होगा, क्लेई होती है, सैंडी होती है सोइल, वो उसी की बात कर रहे हैं कि वो किस कॉम्पोजिशन से बनी है। तो सोइल के क्या क्या फीचर है, उसकी कॉम्पोजिशन एक फीचर है उसका। उसका ग्रेन साइज आपने उसी में पढ़ा भी होगा कि जो ग्रेन साइज होता है वो अलग अलग होता है। ग्रेन साइज मतलब है जो सॉइल है उसके जो छोटे छोटे कण है वो तो किसी के मोटे हैं, किसी के बहुत पतले हैं, अलग अलग होते हैं, टेक्सचर होता है उसका। तो ग्रेन साइज पे भी अलग हो सकता है। और उसके एग्रीगेशन किस तरीके से वो एग्रीगेट होता है, अगर मैं उसमें पानी डालूं, अगर तुम किसी बीच साइड डालो ना, मिट्टी में पानी डालो, मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज तुम अपने जो घर में प्लांट लगे हैं उसमें अगर पानी डालोगे ना तो मिट्टी अलग से रिस्पॉन्स करती है। तो वो कैसे एग्रीगेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ये सब डिटरमाइन करता है एग्रीगेशन। ये सब डिटरमाइन करता है कि जब बारिश होगी, मैं यहाँ सॉइल बना रही हूँ, एक सेकेंड। तो देखो मैंने सॉइल बनाई, तब बारिश होगी ना जब, तो यही सब डिटरमाइन करेगा कि क्या पानी मिट्टी से नीचे होके सर अर्थ के अंदर जाके, इनसाइड जो हमारा होता है ना रेन वाटर जो आपको अर्थ के अंदर मिलता है, जमीन के अंदर का पानी होता है ना जिसको हम हैंडपंप से भी निकालते हैं, तो कौन सा पानी नीचे चला जाएगा और प्रिजर्व हो जाएगा, इसको हम कहते हैं पर्कोलेशन ऑफ वाटर, कि नीचे चला गया। या फिर कितना पानी ये ऊपर होल्ड कर सकता है, दैट इज सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये सब डिपेंड करता है कि उसका करेक्टरिस्टिक्स है क्या है, यही होता है ना कैरेक्टरिस्टिक ही। तो है जैसे अगर तुम्हारा ब्रेन सॉइल है तो डिपेंड करता है कितनी इन्फॉर्मेशन तुम अपने ब्रेन में होल्ड कर सकते हो, कितनी इन्फॉर्मेशन तुमको याद रह जाएगी। वैसे ही सॉइल के साथ है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो ग्रेन साइज है वो ये डिटरमाइन करेंगे कि पानी अंदर तक जाएगा या फिर पानी सिर्फ ऊपर ऊपर ही होल्ड हो जाएगा। समझ आई? यो यो। अभी भी कुछ खास लाइन नहीं बोली इन्होंने। दीज कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विद पैरामीटर सच एज पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। ये तुम्हें क्या बता रहे हैं कि कोई भी जगह है उस एरिया में कैसी मिट्टी है, कैसा खाना लग रहा है। जैसे तुम्हारे वहां पे सेब लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोकोनट लग रहे हैं हैदराबाद में, तो कौन डिटरमाइन कर रहा है?
कौन कौन चीजें डिटरमाइन करती है? एक तो यही कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज एंड ऑल। और क्या डिटरमाइन कर सकता है कि पीएच कैसा है मिट्टी का, एसिडिक है, बेसिक है, किस तरीके की है। मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पर आयरन ज्यादा होती है मिट्टी में, वहां पर आयरन कम होते हैं कंपैरेटिवली। टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी मतलब अरेंजमेंट कैसी है। टोपोग्राफी जैसे आप अभी खड़े हो अपने घर से, आपको पहाड़ पहाड़ बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे एक के पीछे एक, यो दैट इज टोपोग्राफी, अरेंजमेंट ऑफ ए सीनरी। ठीक है, तो इन सब पे डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सी फसल उगेगी। दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड। उसी वजह से आपको पता चलेगा उस एरिया में एनिमल कैसे है। देखो अगर यहाँ पे कोकोनट है तो कोकोनट पे के फ्रूट को खाने वाले, इस ट्रीज पे, कोकोनट एंड बनाना के ट्री पे रहने वाले बैट्स यहाँ पर मिलते हैं। तुम्हारे वहाँ पे एप्पल है, तुमको वैसे वाले बैट्स वहाँ पे मिलेंगे। डिपेंड करता है ना कौन से एनिमल वहाँ रहते हैं, जैसे खाना वैसे रहते हैं। तुम्हारे वहाँ बंदर ज्यादा है, राइट। टोपोग्राफी क्या बोला आपने? टोपोग्राफी होते हैं एक अरेंजमेंट ऑफ ए प्लेस। जैसे अगर अपने घर से बाहर खड़ी होकर देख, पहाड़ दिख रहे होंगे बहुत सारे, कुछ यो पहाड़ मैम, बहुत दूर दिखाई दे रहे होंगे। यो अब इस मैम, पूरी सीनरी को देख, एक पहाड़ों की एक लाइन दिखेगी, उसके पीछे वाले पहाड़ों की दूसरी लाइन, उसके पीछे वाले तीसरी लाइन, इसको हम कहते हैं टोप। ठीक है, यो मैम, अलग अलग जगह का अरेंजमेंट। दोबारा बोल। हाँ हाँ हाँ, किसी भी चीज के अरेंजमेंट है, मैंने तो पहाड़ों का एग्जांपल दिया है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया इज आल्सो टोपोग्राफी। खड़े होकर देखो तो देखेंगे नीचे हर्ब शर्ब लगे हैं, ऊपर पेड़ों की अपनी अरेंजमेंट है, दैट्स आल्सो टोपोग्राफी। नाउ सिमिलरली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये सब चीजें एक्वेटिक में भी होती है। द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब पानी में भी नीचे जाके तो कहीं मिट्टी होती है ना, है ना, यो मैम, जाते तो वहां भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पर उस मिट्टी पे डिपेंड करता है कैसे बेंथिक एनिमल रह रहे। बेंथिक मतलब एनिमल्स दैट लिव ऑन व्हाट, ओशियन फ्लोर। जो उसके फ्लोर पे रहते हैं ना, ओशियन सी के, उनको कहते हैं बेंथिक एनिमल। ओके, ठीक है जी, चलिए। अब आते हैं हम रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। अब जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर, मेरे को बताना एबायोटिक फैक्टर कौन से उनसे पढ़ लिए हमने। वाटर, लाइट, एंड सॉइल, तो देखो तुमने सॉइल पढ़ के भी देखा कि कुछ खास तो उसमें था नहीं। मेन टेम्परेचर, वाटर एंड लाइट है, राइट। तो ये कह रहे हैं इन फैक्टर्स को कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबायोटिक फैक्टर, स्पेशली अगर मैं बात कर दूं टेम्परेचर की, सो वो है 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं कन्फॉर्मर्स, एक होते हैं रेगुलेटर्स, एक होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। इससे आपको एक नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायग्राम पे लेबल करने के लिए। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर से थ्योरी डिराइव करके। दैट मीन्स ये 8 मार्क्स का पेपर है। ओके, इस पेज पे, इस पेज पे एंड इसके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमें छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि व्हाट आर, जब आपने पढ़ा होगा, एक होता है पोकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है पोकिलोथर्मिक? मैम कोल्ड, और इन्हीं को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? हम जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। देखो पहले तो ये सारा कॉन्सेप्ट एनिमल्स में आता है, प्लांट्स में नहीं लगाना है, ठीक है। तो वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती, ये कह रहे हो ना, कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। अब इसके साथ बॉडी टेम्परेचर के साथ वर्ड लगा लेना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। और इनके ऑपोजिट कौन होते थे? होम्योथर्मल, होमोथर्म्स, होमोथर्मल या होमोथर्म्स, इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स, खासियत क्या है? they regulate the temperature of their body. body temperature. Can maintain constant internal body temperature, ये बोल रहे हो? यो मैम, Ma'am.
अब एक वर्ड आता है, एंडोथर्मिक भी बोलते हैं ना, एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्म्स भी कह सकते हैं। अब एक वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। क्या होता है होम्योस्टेसिस? मूवमेंट। बोलो बोलो। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। फिर तो होम्योथर्मी हो जाते एक तरह से। हाँ, पार्शियली करेक्ट है ये, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एबिलिटी, इसे लिख लो क्योंकि ये ना बहुत कम लोग सही बोल पाते हैं। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन, दो चीजें, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर ही, दो चीजें मेंटेन। क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं? ऑस्मोलैरिटी एंड कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो होम्योथर्म वो होते हैं जो टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और ऑस्मोलैरिटी भी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर शरीर में रहने हैं 1000 मॉलिक्यूल सोडियम आयन के, तो 1000 मॉलिक्यूल सोडियम आयन के अंदर मेंटेन कर सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम और कि वो होम्योस्टेसिस है। तो सिर्फ टेम्परेचर नहीं, आयन कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन होनी चाहिए। ये बात समझ आई? यो मैम। ये होमो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैम। लिख लिया? मैम। अब इधर आओ और इसे तुम खुद देखो यार, तुम खुद एनालाइज करो और तुम मुझे खुद बताओ। अभी ये बाद में करेंगे। कहाँ गया? अच्छा, ये रहने देते हैं। अब ये देखो, जब भी आप कोई भी ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हो, सबसे पहले क्या देखना होता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्सिस। हाँ, शाबाश। अब ये बता रहा है ये एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल किसका है? और ये इंटरनल लेवल है, बेसिकली टेम्परेचर का है। यहाँ टेम्परेचर उन्होंने मेंशन करा है ना, ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंटरनल, ये इंटरनल लेवल क्या है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। आप देख रहे हो ऊपर से नीचे जाता हुआ इंक्रीज हो रहा है। इतनी बात समझ आती है? राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फॉर्मर्स। तो कॉन्फॉर्मर्स जो वर्ड है वो किन एनिमल के लिए होगा? जो अपना बॉडी टेम्परेचर पूरी तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं अंदर का बाहर के कंपैरिजन में, या जो अपना मेंटेन नहीं कर पाते। देखो इसे, तुम्हें देख के क्या समझ आया? जब भी किसी चार्ट को देखना है ना, ग्राफ को देखना है, 2 पॉइंट्स बना लिया करो। जैसे ये तो स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक पॉइंट यहाँ बना लिया और हमेशा पीछे लेके जाया करो, हमेशा इसे एक्स्ट्रापोलेट करके देखो। तो तुम्हें वैल्यूज पता चलेगी कि वैल्यूज में कुछ फर्क है या नहीं है। फिर इसकी स्टेटमेंट ड्राइव करो और मुझे सोचो कॉन्फॉर्मर क्या है। तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर उनका बाहर का टेम्परेचर चेंज होने के साथ बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। सोचो, सारे सोचो। मैम एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। अच्छे से लगता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि ये एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? होमोथर्म्स या पॉक्लियोथर्म्स? चैट बॉक्स में लिखो जो तुमको सही लगता है। ऑब्जर्व करके लो, और अगर तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। दिख गया भाई, कहाँ है आंसर? Now I can see. Yes, देखो, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं ये? मुझे इसको ऑब्जर्व भी करना है कि जब मैंने पॉइंट ए पे देखा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है,
तो मुझे दिख रहा है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले टेम्परेचर लेट से 10 डिग्री था, लेकिन अब मुझे को पता है यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री तक पहुंच चुका है ना। तो टेम्परेचर कीप ऑन इंक्रीजिंग, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है हर पॉइंट पे, राइट। और हर पॉइंट पे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जब यहाँ पे 10 डिग्री था तो यहाँ पे भी लेट से बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री था, लेकिन ऊपर जाते जाते इसका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन बुलाते हैं कोल्ड ब्लडेड, राइट। Yes, ma'am. Yeah, ma'am. व्हाट आर द कन्फॉर्मर्स? कुछ नहीं है, कन्फॉर्मर अनदर टर्म है फॉर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, समझ आई। तो कन्फॉर्मर्स के आगे वहां लिख लो जिनके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दे आर cold blooded, means can they maintain their body temperature? कर No, सकते ma'am. हैं? Cannot maintain internal constant body temperature, ठीक है। इंटरनल कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर खुद लिख लेना पूरा। अच्छा, अब सेकंड वाले पे आते हैं, शाबाश, गुड गुड जॉब। अब हम आते हैं रेगुलेटर्स के ऊपर। अब मुझे रेगुलेटर एनालाइज करो एंड रेज योर हैंड। एक्स एक्सिस पे देखो, इसको बैक ट्रैक करके वाई एक्सिस पे देखो, देन बताओ। ऑब्जर्व करना सीखो, ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बने ही नहीं है जो तुमसे ना हो। गुड, ओके, चैट में लिखो। यस, सी, वेरी गुड, शाबाश, सही बोल रहे हो। देखो, रेगुलेटर का क्या है, टेम्परेचर हर पॉइंट पे चेंज हुआ। यहाँ पर अगर 10 डिग्री सेल्सियस था बाहर का, तो यहाँ पे लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, लेकिन उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर तो एक ही रहा ना, 25 पे बैठा था वही रहा। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहा, इररिस्पेक्टिव बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं रेगुलेटर। हाँ, तो लिखो वहां रेगुलेटर्स क्या है। रेगुलेटर्स कुछ नहीं है, दूसरा नाम है किसके लिए, और होम्योथर्म्स या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट। इसमें अब हम किस में आएंगे, कन्फर्मर, रेगुलेटर, Regulators. राइट। लेकिन अभी तीसरी चीज है जो हमें समझ नहीं आती है, वो है पार्शियल रेगुलेटर्स। तो पार्शियल रेगुलेटर ऑब्जर्व करो एंड इसकी डेफिनेशन बना के चैट में लिखो। लेट्स सी तुम बना पाते हो। बेटा अपने दिमाग से बनाना, दूसरे का नहीं कॉपी करना, तो गलत बना देना। हाँ हिंदी में जैसे समझ आए वैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखने आए हो, टॉप करने थोड़ी आए हो, तो तुम एंड में कर ही जाओगे। कैसे समझ आ रहा है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, देखते हैं। हाथ नीचे कर लो, अभी नहीं। सब लिखो, सब कोशिश करो लिखने की। ओके पायल, गुड, वेरी गुड पायल। बेटा ध्यान से देख पायल, एक और बार इसको ध्यान से देख पिक्चर को और अपनी स्टेटमेंट पढ़। सही जा रही है, ध्यान से पढ़ एक बार। बेटा सिर्फ पायल लिखेगी, कोशिश तो करो, कर सकते हो तुम। अरे मैं बताना भूल गई, आज कल रिजल्ट आया था, मैं तुम्हें बोलने भूल गई। हमारे 3 बच्चे हैं जिनकी वेटनरी में सिलेक्शन हुई है, और अभी और 3 बच्चों की इसमें भी रैंक आया, आयुष में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही आ गया सब उनका। मैम वेटनरी में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? बेटा नीट के बेसिस पे होती है, हर साल कट ऑफ डिफरेंट जाती है, तो वेटनरी का अलग से पेपर नहीं है। अगर नीट क्वालिफाई कर लेगी ना तो वेटनरी की काउंसलिंग में जा सकती है।
तो 350 से ऊपर मार्क्स रहते हैं तो सीट मिल जाती है, नंबर आ जाता है। अभी जिसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आया उसके मार्क्स थे 442 के करीब। सो उनका उन सब का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आया था। एक बच्ची थी जिसके मार्क्स थे 3 की लाइन में, बट उसका भी नाम आया। सो फर्स्ट इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच इट बिकम कांस्टेंट। हाँ गुंजन ने, पायल ध्यान से देख, उसने क्या ऑब्जर्व किया, partial regulation partially maintaining body temperature. Good Kritika. The organism which regulate their body temperature in some interval of temperatures. नेहा थोड़ी सी लैंग्वेज एरर हो गया है, वो एक सडन एक्सटेंट तक ही बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये प्रिया उल्टा लिखा आपने, पार्शियल रेगुलेटर है थोड़े दे मेंटेन एन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, पहले इंटरनल टेम्परेचर चेंज विद एक्सटर्नल body temperature cannot maintain but after some time body temperature maintain with external temperature. Good आरुषि, आरुषि ने वो ध्यान से ऑब्जर्व किया। They are intermediate but conformer and regulator. Very good पायल, ये इंटरमीडिएट होते हैं रेगुलेटर के और कंफॉर्मर के, सही बोल रहे हो। पार्शियल रेगुलेटर आर दोज एनिमल्स, ये जो है ना इंटरमीडिएट है कंफॉर्मर रेगुलेटर के, पीवाईक्यूज में एक बार पूछा गया इनडायरेक्टली। Partial regulator are those animals which can maintain their body temperature instantly but after a certain limit they can maintain body temperature. ये अपनी स्टेटमेंट में उलझ गए हो आप। मैम एक पॉइंट तक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक पॉइंट के बाद इंटरनल टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और सिर्फ एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ेगा। सुनिधि, यस, चेंज लिखना है, बढ़ेगा नहीं लिखना है। ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रीति लैंग्वेज नहीं बनी, देखो आधे से ज्यादा बच्चों ने सही लिखा है, तुम उसे पकड़ नहीं पाए। देखो मैं सब कुछ मिटा रही हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। व्हाट आर द पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल मतलब हाफ, है ना, पूरे तरीके से नहीं। तो ये रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स की क्वालिटी क्या होती है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पार्शियली मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जैसे 10 डिग्री से 11 डिग्री से 12 डिग्री हो गया। उसी के साथ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेट्स से 10 डिग्री से 11 डिग्री से 12 डिग्री हो गया। एक पॉइंट तक एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हुआ और इंटरनल टेम्परेचर चेंज हुआ, उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म ने कह दिया बस अब एक्सटर्नल टेम्परेचर कीप ऑन चेंजिंग पर इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। इन्हें हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। सो वी डू हैव ऑर्गेनिज्म जो ना थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है ना तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है, वो मेहनत नहीं करते मेंटेन करने पे, लेकिन बहुत ही चेंज हो जाए बाहर का टेम्परेचर, फिर वो मेहनत करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्क्विरल। तो जो स्क्विरल होती है ना वो इतनी स्मार्ट होती है, देखो पहले वो, देखो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा महंगा काम है। कैसे, जब ठंड होती है विंटर, तो विंटर में तुम्हारी बॉडी कैसे होता है, बहुत ठंड लगती है तो क्या क्या कैसे रिस्पॉन्स देती है बॉडी, कांपती है। कांपती है, शिवर करती है। तो बेटा शिवर करती है तो फिर गर्मी जनरेट होती है, हीट, यस मैम। है ना। तो शिवर करने में तुम्हारी बॉडी मूव करी ना, तो तुम्हारी एनर्जी यूज हुई ना। यो मैम। अब जब समर होता है तो समर के केस में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, जब स्वेट रिलीज होता है बॉडी के सेल्स वर्क करते हैं ना, आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, आपकी बॉडी के सॉल्ट्स बाहर निकल के आ जाते हैं, मेहनत का काम है वो भी, राइट। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मेहनत बहुत लगती है इन टर्म्स ऑफ एटीपी, एटीपी बहुत यूज होता है। जो बेचारे कन्फर्मर्स होते हैं ना इतना एटीपी अफोर्ड नहीं कर सकते वो, ठीक है, इस वजह से वो क्या कहते हैं, हम इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं करेंगे। जो रेगुलेटर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कहते हैं हम इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे पर बहुत एटीपी यूज करते हैं, बहुत एटीपी वेस्ट करते हैं हम लोग। पार्शियल रेगुलेटर क्या होते हैं, वो इनिशियली कन्फर्मर होते हैं। अगर मैं बोलूँ हाउ आर पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर स्टार्टिंग में कैसे होते हैं कन्फर्मर्स, वो पहले एनर्जी वेस्ट नहीं करते, कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे एनर्जी वेस्ट करनी है, लेकिन फिर अगर टेम्परेचर चेंज होते ही जाए फिर उनको लगता है मर सकते हैं, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, रेगुलेटर्स में, समझे। तो दीज आर द पार्शियल रेगुलेटर, क्लियर है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, वो एक बार क्लिक कर दो। फिर से एक्सप्लेन करूं। कन्फर्म वाला। कॉन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए थे। जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है इनकी बॉडी में टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे छिपकली है, बाहर ठंड हो रही है, जैसे सूरज, आप डेजर्ट में देखोगे सूरज में छिपकली बैठती है, ऐसे सेक लेती है वो,
ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कर रहे होते, बैठी है, सन रेस देख रही है, बाहर सूरज तपता होता जा रहा है, इसकी बॉडी भी गर्म हो रही है, ठीक है, और गर्म हो रहा है, इसकी बॉडी भी गर्म हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर और बैठी ना तो ये भुन जाएगी, यहाँ पे तंदूरी में छिपकली बन जाएगी। तो क्या करती है ये, फटाफट से सैंड में घुस जाती है, छुप जाती है, ताकि इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये इंटरनली अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। तो जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे ही बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। मैम रेगुलेटर का कोई एग्जांपल बताओ। बेटा तुम, बाहर बहुत Yes. ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन तेरी बेटी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है ना। क्या बेटा? बेटा कॉन्फॉर्मर्स का एग्जांपल जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे लिजर्ड हो गई, तकरीबन एम्फीबियंस होते हैं। देखिए कभी जू में जाओ, क्रोकोडाइल बाहर ऐसे मुंह खोल के लेटा होता है धूप में। हाँ हाँ, स्नेक्स भी हो, स्नेक्स बोल रही है ना? हाँ बेटा वो भी होगा, रेप्टाइल्स। देखा ना, क्रोकोडाइल से मुंह खोल के बैठा होता है, वो मुंह खोल के क्यों बैठा होता है? अरे वो धूप सेक रहा होता है। जब बहुत गर्मी हो जाती है पानी में भाग भी जाता है, क्योंकि ज्यादा देर बाहर रहा तो तंदूरी क्रोकोडाइल बन जाएगा। तो कितनी खुश हुई। तो मैम मुंह खोल के क्यों बैठता है? बेटा सारी तरफ से हीट लेता है ना, मुंह बंद करके बैठा तो उसको क्या मिल रहा है? मुंह खोलने से ज्यादा हीट उसकी बॉडी में जा रही है। यो मैम। तुमको भी गर्मी लगे मुंह खोल के बैठ जाए। पंखे के बोला अंदर जा रही है। मन में मक्खी भी चली जानी है। चलो ये डन है। डायग्राम तो समझ गए, डायग्राम तो समझ गए है ना। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, तो हमें आता ही है, फटाफट रीड करते हैं, है ना। Having realized that the abiotic condition of many habitat may vary drastically in time, we now ask how do organisms living in such habitat cope or manage with stressful condition। हमने देखा है कि environment condition कभी भी बदल जाती है, हम देख ही रहे हैं, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म इस हैबिटेट से कोप अप करता है, मतलब कैसे जीते हैं ऑर्गेनिज्म। सो बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये कह रहे हैं मैं आपको पहले बताऊं ये पोक्लियोथर्मिक और होमोथर्मिक का कॉन्सेप्ट, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। वो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट जितना मर्जी चेंज हो, एक ऑर्गेनिज्म को फर्क क्यों पड़ता है। One would expect that during the course of million of years of existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permit all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species। इतनी लंबी लाइन लिखते क्यों है ये? मैं बोलते बोलते थकी। ये कह रहा है कि हम बोलते इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है अच्छे अच्छे कैरेक्टर के साथ आगे जाता है। तो अगर इवोल्यूशन है तो मेरे को बताओ, जो स्नेक है वो इवॉल्व होके ऐसा क्यों नहीं बन गया कि वो पोक्लियोथर्मिक है अभी, है ना, कोल्ड ब्लडेड है, वो वार्म ब्लडेड क्यों नहीं बन गया? अगर वार्म ब्लडेड बन जाए तो सही है ना, उसको कहीं छुपना नहीं पड़ेगा, मस्त खुला होकर घूमेगा जिसको मर्जी डसे। तो क्यों वो ब्लडेड में चेंज नहीं हुआ इवोल्यूशन के थ्रू? सोचने की बात है ना। अगर वार्म ब्लडेड होना इतना एडवांटेजियस है, देख मैं कहीं भी जा सकती हूँ, इंसान हूँ ना, मेरी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर ही ले, है ना, मुझे अपना ख्याल ही रखना है, तो फिर स्नेक क्यों नहीं बना? हम शायद वार्म ब्लडेड कंडीशन में स्नेक सरवाइव न कर पाए। तो वार्म ब्लडी में सर्वाइव तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर पाएगा? टेम्परेचर तो कहीं भी टेम्परेचर हो वो तो सर्वाइव कर जाएगा। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में एनर्जी के रिस्पेक्ट में कौन सा सस्ता है? कोल्ड ब्लडेड। स्नेक जितना खाना खाता है अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए वो यूज करता है, लेकिन इंसान जितना खाना खाते हैं अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए तो यूज करते हैं, उसके अलावा अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी यूज करते हैं, तो अपने को एनर्जी ज्यादा लगती है, स्नेक को इतनी एनर्जी नहीं लगती। अगर उसको वार्म ब्लडेड बनना होता तो वो अपनी 50% एनर्जी तो अपने बॉडी को गर्म करने में लगा देता, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी ज्यादा थी। स्नेक ने कहा इतनी मेहनत नहीं है हमको, इतना खाना है नहीं हमारे पास जंगलों में, इस वजह से वार्म ब्लडेड एनिमल सब नहीं होते, ज्यादातर एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं। समझ आई? अगर वो आपसे पूछ ले नीट में, अगर वो आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूछ ले, क्योंकि इको से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं घटिया, तो अगर वो तुमसे पूछ ले दैट
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, इतने सालों से, मिलियन सालों से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, मैनी स्पीशीज वुड हैव इवॉल्व, कुछ स्पीशीज ने तो इवॉल्व कर लिया होता ना इंटरनल कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो हर इन्वायरमेंट में अपने शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन कर सकते, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन है अपने शरीर के अंदर कर सकते, उनकी फिजियोलॉजी बॉडी के सही से काम करती, अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करती हर इन्वायरमेंट में, और ओवरऑल फिटनेस ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज हो जाती। फिटनेस मतलब जब वो हर जगह उनकी बॉडी सही से काम कर रही है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बच्चे प्रोड्यूस कर लेते ना, तो इतना कर सकते थे अगर वो वार्म ब्लडेड हो जाते, लेकिन फिर भी नहीं हुए। तो वो हुए क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है? बिकॉज एनर्जी, एनर्जी नहीं। हाँ यस, बिकॉज वार्म ब्लडेड, लिख लो वहाँ, वार्म ब्लडेड एनिमल require more energy than cold blooded। तो वो कह रहे कि क्यों, क्यों भाई क्यों, अगर मैं एक रूम में रह के अपना भी गुजारा कर सकती हूँ तो मैं क्यों 3 BHK का फ्लैट लूं और अपनी सैलरी उसमें डाल दूं, जब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, इसलिए उन्होंने किया। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी। वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड में हम बेशक टेम्परेचर की बात करते हैं लेकिन ऑस्मोलैरिटी भी होती है, तो मैंने आपको पीछे लिखाया था ना ऑस्मोलैरिटी, ये बात यहाँ एनसीईआरटी ने अजीब सा तरीके से लिखी है। तुम याद रखना कि जब भी कोई बोले ना होम्योथर्मी, तुम हमेशा दिमाग में रखना कि ये टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी दोनों की बात कर रहा है, ठीक है? देखो यहाँ लिखा है इन्होंने, ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के कौन से 2 कंपोनेंट्स होंगे यहाँ? ऑस्मोलैरिटी एंड टेम्परेचर। वेरी गुड, प्रोसेस को होमियोस्टेसिस, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब देखो ये बात, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, फालतू लिखा है 2 लाइनों में खत्म कर सकते थे। that let us take an analogy to clarify this important concept। suppose एक इंसान है जो 25 डिग्री सेल्सियस में बढ़िया काम कर सकता है और इसी को मेंटेन करना चाहता है, इवन व्हेन इट इज स्कॉचिंगली हॉट, बाहर बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है, ये 25 डिग्री में ही रहना चाहता है। सो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, तो अगर बाहर बहुत गर्मी है तो क्या करेगा? एसी कार में जाके बैठ जाएगा, ठीक है? और अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो क्या करेंगे? क्या करोगे बहुत ठंड है तो? घर में हीटर। शिवर तो नेचुरली हो जाएगा, लेकिन बहुत ठंड है अब तुम वेट करोगे मैं शिवर करूँ? कैसे जाओगे स्कूल? हाँ हीटर लगा लेगी या स्वेटर पहन लेगी। So this person would always maximal regard, this person performance would be always maximal regardless of the weather। बाहर जैसा भी वेदर हो तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, है ना? क्यों? क्योंकि तुमने होमोस्टेसिस मेंटेन किया, राइट? सो यू आर एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस इवन व्हेन इट इज स्क्रॉचिंगली हॉट एंड फ्रीजिंग आउटसाइड। कहां गया? पर तुमने कैसे मेंटेन की है? बाय आर्टिफिशियल मींस। अब ये सारी की सारी कंडीशंस अवेलेबल थोड़ी है किसी सांप के लिए। बाहर बहुत गर्मी होगी तो सांप क्या करेगा? वो एसी में तो जा नहीं सकता, उसने तो मिट्टी के अंदर ही छुपना है। तो क्योंकि एक तो एनर्जी बहुत खत्म होती है इंटरनल कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, और दूसरा आर्टिफिशियली भी ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते। इस वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड है और कुछ कोल्ड ब्लडेड, ठीक है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा ये जनरल बात, अब हम पढ़ते हैं वो चीजें जो हमने पढ़ी। तो सबसे पहले हमने कॉन्फॉर्मर पढ़ा, पहले कॉन्फॉर्मर पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एन ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी 99% लिखा है यहाँ पे, मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। नियरली ऑल प्लांट्स लिखा है, ऑल प्लांट्स नहीं लिखा, यानी कि एक्सेप्शन होंगी, लेकिन तुमको अभी उसमें नहीं जाना, ठीक है? तो लिख लो इस बात को, यहाँ से आएगा नीट का क्वेश्चन कि 99% एनिमल और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर व्हाट? कॉन्फॉर्मर्स, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब उनके आसपास जो टेम्परेचर है उसको एम्बिएंट, एम्बिएंट मतलब उनके आसपास, लिख लो वहां पे, हिंदी में लिख लिया करो, क्या हो गया फिर, इंडिया में रहते हैं हम, है ना? इन एक्वेटिक एनिमल, लेकिन हमने लैंड की बात करी, पानी में नहीं है। इन एक्वेटिक एनिमल द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो एनिमल के केस में टेम्परेचर से ज्यादा ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात वही है, तकरीबन नहीं कर पाते। दीज एनिमल एंड प्लांट आर सिंपली कॉन्फॉर्मर्स, ये प्लांट सिंपली कॉन्फॉर्मर्स है, ये भी नहीं मेंटेन कर पाते।
Considering the benefit of a constant internal environment to the organism, we must ask why this conformer had not evolved to become regulator. तो ये conformer भी फिर से पूछ रहा है, ये conformer regulator क्यों नहीं बने? क्योंकि they can't afford energy. they can't afford energy. Yes, ये लिखा आंसर. Thermoregulation, temperature की regulation is energetically expensive for many organisms. ये रहा आंसर, ये नीट की लाइन है. टेम्परेचर की मेंटेनेंस एनर्जी के टर्म में, एनर्जेटिक मींस एटीपी के टर्म में बहुत ही महंगी है. ठीक है. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स. श्रूज या हमिंग बर्ड इतने छोटे एनिमल्स है, वो बेचारे कहाँ मेंटेन करते फिरेंगे. ठीक है. Heat loss or heat gain is a function of surface area. Since small animals have a greater surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast as it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar region. देखो, सरफेस एरिया का वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है अवेलेबल. जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है ना, उसकी बॉडी कहीं ना कहीं से, जैसे एक छोटा सा बर्ड है, उसकी बॉडी कंपैरेटिवली सिंपल होती है. कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसका ओवरऑल सरफेस एरिया कम होता है. तो इसको कैसे समझना है? इसको ऐसे समझना है कि अगर कोई चीज, अगर एक बहुत बड़ी सी प्लेट है और इस प्लेट को मैंने गर्म कर दिया है और इसको मैं ओपन में रखूंगी, तो इसकी से सरफेस से जल्दी से ये ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको ओपन नहीं रखा है ना. और तुमने इसको कैसे रखा है? यहाँ पे दो होल्डर से अटैच करके रखा है. ठीक है. तो हीट ऊपर से भी नहीं रिलीज हो रही है, नीचे से भी रिलीज हो रही है, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना. अगर बहुत बड़ा सा सरफेस होता है, लेट्स से इतना बड़ा सा एक प्लेट होता, राइट. अब मैंने इसको जब रखा है तो इसके साथ प्रॉब्लम है. एक तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको मैंने होल्ड करके रख लिया साइड से, लेट्स से. अब जो हीट लॉस हो रहा है, इसके यहाँ सरफेस से हो रहा है, यहाँ सरफेस से हो रहा है. इसका हीट लॉस, कौन सी वाली प्लेट जल्दी ठंडी होगी, ए वाली या बी वाली? बी वाली. ए वाली. बी वाली ने बॉडी में काफी हीट स्टोर कर लिया है ना. हाँ. तो जिसका सरफेस एरिया छोटा होता है ना, वो जल्दी से हीट लॉस भी करता है. इसलिए आपको ठंडी वाले एरिया में छोटे एनिमल से ज्यादा बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं. ठीक है. इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे कॉन्सेप्चुअल. समझ आई इतनी सी बात? यो मैम. During the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. ये कह रहे हैं कि जब evolution हुई ना, तो ऑर्गेनिज्म में देखा है कि अगर वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बनाता है, मेंटेन करता है, तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, और अगर नहीं मेंटेन करता है तो कितना उसको नुकसान हो रहा है. तो उसने रियलाइज किया कि मेंटेन करने में ज्यादा एटीपी यूज हो रही है एज कम्पेयर टू कहीं भागने में, राइट. तो इसलिए उसने मेंटेन करना छोड़ दिया. सम स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओवरऑल लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे आर सिंपली कन्फॉर्मर. ये वाली लाइन देखना. इन्होंने कहा कुछ स्पीशीज ने इवॉल्व कर लिया ऐसे एबिलिटी कि वो रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर ओवर लिमिटेड पीरियड ऑफ रेंज. उसके बाद वो सिंपली कन्फॉर्मर हो रहे हैं. ये किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना पार्शियली रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर और पार्शियली नहीं कर पाते. Partial regulators. Partial regulator. Yes, right. Conformer done. Regulator. Regulator बनना? बोर तो नहीं होगा? थोड़ा सा और है, ठीक है, खत्म हो जाएगा. Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological behavioral means. देखो, बड़े छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ऑर्गेनिज्म अपना होमोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं, बढ़िया बात है. फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी के फंक्शन से, इंटरनल प्रोसेसेस, बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस से, और कभी कभार अपनी हरकतों से, हैबिट से. हैबिट्स में जैसे लाइक शिवरिंग, शिवर करके उसने गर्मी जनरेट कर ली बॉडी में. और फिजियोलॉजिकली मैं कैसे बोलूंगी, जैसे जब बहुत ज्यादा कैसे इंटरनली कैसे टेम्परेचर में कैसे मेंटेन करोगे बाहर के एनवायरनमेंट को, बॉडी के फंक्शन कैसे मेंटेन करते हैं. बेटा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो हार्ट बीट भी तेज होती है. जब थोड़ी ठंड होती है ना, हार्ट बीट थोड़ा सा स्लो हो जाती है. मेंटेन करती है अपने आप को. कभी नोटिस करके देखना, आपकी बॉडी बहुत चेंज हो जाती है, आपकी स्किन भी बहुत चेंज हो जाती है, राइट. फिजियोलॉजी आपकी बॉडी की चेंज होती है थोड़ी थोड़ी.
by mean which ensure that constant body temperature, constant osmotic concentration are maintained. Temperature और osmotic concentration दोनों बोले. All birds and mammals and a very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation. तो कौन इसके लिए कैपेबल है? All birds, mammals और कुछ lower vertebrates and invertebrates. ठीक है, क्या किसके कैपेबल है वो? थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों के. तो रेगुलेटर की यहाँ लिख लो, इसको भूल सकते हो तुम, थर्मो रेगुलेशन भी एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी. यहाँ से तुम फंसते हो, ये क्वेश्चन आएगा, ये डिफिकल्ट पार्ट है. Evolutionary biologists believe that success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature. इवोल्यूशन ये मानती है कि मैमल्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं दुनिया में, हर कोने में मिल जाते हैं अजीब अजीब से एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. एंड थ्राइव मतलब रह सकते हैं, सर्वाइव. वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और इन सहारा डेजर्ट. हम हर जगह सर्वाइव कर पा रहे हैं. कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ये लाइन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो. ओके. Now, the mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use. रेगुलेटर में सिर्फ मैमल्स में सिर्फ हम नहीं है ना, मैमल्स में तो कैंगरू भी आता है, मैमल में तो मंकी भी आता है, ईप्स भी आते हैं, है ना, मैमल्स में तो वेल भी आती है. तो ये सब के सब जो मैमल्स है, इनका जो मैकेनिज्म है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का हमारे जैसा ही है, लगभग ह्यूमन जैसा है. We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस. जिसको नहीं पता, ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है. इन समर व्हेन वी आउटसाइड द, जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर के हिसाब से 37, बाहर है 40 डिग्री सेल्सियस, मेरी बॉडी का 37, तो मेरी बॉडी का 4 डिग्री टेम्परेचर ना बढ़े, इसलिए मुझे पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, थोड़ी भी हवा होती है आसपास, तो वो स्वेटिंग की वजह से बॉडी को ठंडा ठंडा फील होता है ना, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. सिमिलरली अगर बात बहुत ठंडी होगी तो मैं शिवर करूंगी, हीट जनरेट होगी, मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. बेटा माइक बंद कर ले. क्लियर है? क्या ये चीज प्लांट कर पाते हैं? प्लांट के पास मैकेनिज्म ही नहीं है, तो इसलिए वो ठंडी गर्मी में खुद को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगी ना, हाँ बोलो, ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगी, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा. क्लियर है? So these were regulator and conformer. If the stressful external condition are localized or remain only for a short duration, the organism have two other alternatives. अब देखो, तुमने रेगुलेटर पढ़ लिया, तुमने कॉन्फॉर्मर पढ़ लिया, तुमने पार्शियल रेगुलेटर पढ़ लिया, है ना. तुमने कहा ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट करते हैं. अब मैं इसको सम अप कर रही हूँ, ध्यान से देखना. तो मैंने कहा ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन बताओ टू एबायोटिक फैक्टर. तो जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के साथ, एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? कॉन्फॉर्मर्स, है ना. तो कुछ ऑर्गेनिज्म कॉन्फॉर्मर्स हो जाते हैं, तो अपने आप को ठंडी में छुपा लेते हैं, एक्सट्रीम गर्मी में भी छुपा लेते हैं, सोने वोने चले जाएंगे, है ना. दूसरे आते हैं जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं. 2000 और कुछ पार्शियल. अब वो कह रहे हैं अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक ही एरिया में है, उस केस में अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो ऑर्गेनिज्म कहता है मैं क्यों कॉन्फॉर्मर रेगुलेटरी चक्कर में पड़ूं, मैं थोड़े टाइम के लिए जगह से भाग जाता हूँ, है ना. जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स को पता है वो रह सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बर्फ पड़ेगी, अब इस एरिया में बर्फ पड़ती है, उसके लिए कितनी एनर्जी लग जाएगी उसको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, क्योंकि वो स्वेटर तो पहन नहीं सकती. तो बर्ड कहते हैं मैं उड़ जाती हूँ ना, मैं उड़ के गर्म एरिया में चले जाती हूँ, राइट. तो जब भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म दो अल्टरनेटिव सर्वाइवल वेज चूज कर लेते हैं. ठीक है, वो दो अल्टरनेटिव वेज क्या है, माइग्रेट एंड सस्पेंड. या तो वो माइग्रेट कर जाएंगे उस एरिया से, इंसान भी करते हैं, हम भी करते हैं, या फिर वो सस्पेंडेड स्टेट में चले जाएंगे. सस्पेंडेड आपको जनरली फंगस वगैरह में देखने को मिलेगी. ठीक है, देखिए वाला स्टेट. माइग्रेट में क्या है, माइग्रेट का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरीली. याद रखना, माइग्रेशन टेम्परेरी होता है.
फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटल हैबिटेट एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। मतलब इस एरिया से, लेट्स से बहुत ठंडी थी तो पोलर रीजन से उड़ के कुछ बर्ड्स आ गए हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल में। लेट्स से टेम्परेट से उड़ के हमारे वर्ड आ गए ट्रॉपिकल में, ठीक है। फिर जब टेम्परेट में कंडीशन ठीक होगी तो ये वापस उड़ के चलेगी, साइक्लिक प्रोसेस होगा। सो दिस इज नोन एज माइग्रेशन। ह्यूमन एलॉजी। दिस स्ट्रेटेजी इज लाइक अ पर्सन दिल्ली से शिमला चला गया, जब बहुत गर्मी हुई तो दिल्ली से शिमला भाग गया, तो जब कंडीशन ठीक हुई तो वापस दिल्ली आ गया, है ना। मैनी एनिमल पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। अच्छे वाले हॉस्पिटल मतलब अच्छे वाले एरिया में जाने के लिए। अब इसका एग्जांपल आता है नीट में, माइग्रेटरी बर्ड्स ना, ये एग्जांपल है। कोयलाडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में है इन राजस्थान, यहाँ पर बहुत सारे साइबेरिया से बर्ड्स उड़कर आते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया से, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ जाती है, तो बर्ड उड़कर राजस्थान आ जाते हैं, तो एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट, समझ आई? या मैम। तो ये एग्जांपल आपसे पूछे। नाउ व्हाट इज सस्पेंड? सस्पेंड आपको जनरली छोटे वाले मिलेंगे, फंगस एंड बैक्टीरिया में। देखो अगर अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो जाती है तो ये क्या बना ले रहे हैं, दे मेक स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर द स्ट्रक्चर जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, या मैम। ठीक है। लेकिन स्पोर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको बाहर के एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो इन बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट्स आपको किस में देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट, ठीक है। तो पहले तो सस्पेंड में यह एग्जांपल ही लिख लो, बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट्स। आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा? वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल स्पोर्स आर फॉर्म। थिक वॉल वाले स्पोर्स बनते हैं which help them to survive in unfavorable condition, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये बन जाएंगे। अब चाहे पूरा प्लांट मर गया है, पूरा बैक्टीरिया मर गया है, लेकिन उसके स्पोर सर्वाइव कर जाते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं जब उनको सही तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है। तो मान लो खराब रहा मौसम, ये सारे स्पोर्स बन गए, बाकी सारे फंगस की प्लांट मर गए, फंगस मर गया। उसके बाद जब 2-3 महीने बाद मौसम ठीक हो गया तो ये जो स्पोर है ये मिट्टी में फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे और वहां पे दोबारा से मशरूम लग जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सस्पेंड स्टेट कि थोड़े टाइम के लिए उसमें सो गया। इन हायर प्लांट, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as a mean to tide over period of stress beside helping to in dispersal that germinate to form new plant under favorable moisture and temperature condition। हायर प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलता है कि सीड जो होता है वो तब तक जर्मिनेट नहीं होता जब तक अच्छा मौसम ना हो। तो मान लो मैंगो का ट्री है, वहां पे बहुत सारे सीड थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे सीड्स वहां पड़े थे, लेकिन क्या हुआ, बहुत मौसम खराब हो गया है ना, सारे पेड़ वेड़ बर्बाद हो गए, तो सीड वहीं पड़े रहेंगे, जहाँ पे भी हवा से उड़ उड़ के जाएंगे वहाँ चुपचाप पड़े रहेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो सीड, अगर वो मिट्टी के अंदर पड़ा है, उसको पानी मिल रहा है, मिट्टी को धूप मिल रही है, वो थोड़ी गर्म है, इन दैट कंडीशन उस सीड में से प्लांट निकलेगा और मैंगो का ट्री फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हायर प्लांट में सीड के थ्रू ये मिल जाता है हमें, समझे? यो मैम। तो क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स में ऐसा क्या होता है, सीड्स में ऐसा क्या होता है कि वो ऐसी कंडीशन सर्वाइव कर लेते हैं। तो सस्पेंडेड स्टेट में दे से मतलब है, दे आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट द सीड एंड स्पोर्ट्स। तो सीड एंड स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत रिड्यूस होती है, ना के बराबर होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शन। सो रिड्यूस इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक रीजन है। दूसरा, ये इनके अंदर पानी का कंटेंट भी खैर कम होता है, तो रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की करने की वजह से ये डॉर्मेंसी की स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते, बहुत कम होते हैं, और ये डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, सोने वाली स्टेट में होते हैं, इसलिए ये अनफेवरेबल कंडीशन सर्वाइव कर लेते हैं, समझ आई? तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि सस्पेंडेड स्टेट में हुआ क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। एनसीईआरटी लिख रहा है रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर क्वेश्चन में हुआ कंप्लीटली एब्सेंट तो वो आंसर नहीं होगा, रिड्यूस आंसर होगा, समझ आई? यो मैम। हाँ बेटा, रिया बोलो। गलती से क्लियर है सबको? मैम। तो इसके साथ हमारा ये वाला पॉइंट खत्म होता है, रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम करेंगे अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस में हम लोग यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अडेप्ट करता है।
कुछ तो आपने अपने आसपास भी देख रखा होगा, कुछ हम यूट्यूब में देख के पढ़ेंगे। ओके, यो यो मैम। नेक्स्ट यो मैम। उससे क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आएगा ही आएगा हर साल, फिक्स है। तो वो लेक्चर मिस मत करना है, ठीक है। यो यो मैम। यो यो मैम। किसी को कोई डाउट है बेटा तो बताओ।